Hello viewers, ICSE Class 10 Physics paper for 2025. Now I am going to give the solutions for section B, question number 4, 5 and 6. In question number 4, part 1, we have given a prism in which one angle is 90, another given angle is 60 degree and automatically this angle will be 30 degree. So if we give the name of the prism like A, B and C, so this is the scalene prism you can say. Now out of 3 rays आपको दिखाई गई हैं, one ray which is coming, both rays are perpendicular, means angle of incidence इसमें आपका 0 बना के आपको दिखाया गया है, तो ये आ रही हैं. नाउ अगर हमारा अपर पार्ट में रहता है तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अपर पार्ट में है तो ये जाएगा दूसरे सरफेस पे, नॉर्मल पे स्ट्राइक करेगा. हेयर इट मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. 60 डिग्री उसमें क्रिटिकल एंगल गिवन है, is more than 42 means I is greater than C, so it means TIR will happen. When TIR will happen तो it again makes an angle of 60 degree. It means यहाँ पर आपके पास हो रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो हमें इसमें से ये देखना था किस किस पार्ट में हो रही है. दिस इज J, दिस इज रे J, सो इसमें TIR हो रहा है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन में यही पूछा गया तीनों में से किस में हो रहा है. नाउ कमिंग टू आई पार्ट. आई पार्ट आपका यहाँ से स्ट्राइक कर रहा है, जब ये स्ट्राइक करेगा तो ये इस सरफेस पे जाएगा. Here it is making an angle of 30 degree with the normal. So 30 means आपका यहाँ पर बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इनकी रिफ्रैक्शन हो जाएगी क्योंकि TIR नहीं होगी, बाहर आना पड़ेगा उसको, तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगी. इट मीन्स यहाँ हमारी ये वाली हुई है, J में TIR हुई है, I में TIR नहीं हुई है. नाउ कमिंग टू द थर्ड रे जो आपका बॉटम से आ रहा है, बॉटम से आएगा यहाँ पे अगेन 90 डिग्री परपेंडिकुलरली आ रही है, मीन स्ट्रेट चला जाएगी. स्ट्रेट अंदर तक गई है, अभी तो खैर हम बाहर नहीं निकाल सकते, अंदर तक 90 डिग्री एंगल पे यहाँ जाएगा, लेकिन हमें एंगल चेक करना पड़ेगा कि बाहर हो रही है या नहीं हो रही है. दिस इज 90 डिग्री, ये 30 अगर इस ट्रायंगल में चेक करेंगे तो ये 60 आ रहा है यहाँ पे. फिर से 90 30 एंड दिस इज 60, तो 60 आएगा. लेकिन नॉर्मल के साथ जब हम यहाँ पर इसे देखेंगे तो नॉर्मल के साथ आपका यहाँ 60 है, तो इट मीन अंदर कितना रहेगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ 90 होता है, तो इट मीन्स 30 डिग्री. तो 30 है तो इट मीन्स इसमें भी नहीं होगी, तो ये रे भी आपकी बाहर चले जाएगी मोर देन 30 का एंगल बनाती हुई. इट मीन्स थर्ड जो आपका HR है इसमें भी TIR नहीं होगी. तो जो J रे है जो इस हाइपोटेन्यूज के अपर पोर्शन में है, सिर्फ उसमें TIR पॉसिबल हो रही है, because critical angle of the prism is given as 42 degree. Now copy the diagram to complete the path of the ray which you have named in A till it comes out of the prism. इसको हमने बाहर भी लाना है, तो बाहर लाने के लिए हमें यही डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों रेस के साथ वो डायग्राम ऑटोमेटिकली बहुत खराब हो जाता है. तो दिस इज 30, दिस इज 60 एंड दिस इज 30. अब आपके पास ये रे, हम इसी सिर्फ इसी को ड्रॉ करेंगे. दिस इज 90. नाउ ऑन द विद द नॉर्मल हियर इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. सो 60 एंड 60 आपका यहाँ पर 120 बन जाएगा, टोटल एंगल 120 डिग्री. 120 से यहाँ स्ट्राइक करेगा, इस सरफेस पे स्ट्राइक करने पे दिस इज 90, दिस इज 30, तो दिस इज अगेन 60. आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज 90, दिस इज 30, दिस इज 60, तो फिर से 60 बन रहा है, फिर 60. सो नाउ एज वी कैन सी हेयर एंगल इज 30 डिग्री, मीन्स हमारा क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन आ गया, तो इट मीन्स यहाँ पर TIR नहीं होगी. इट मीन्स जो रे आपकी आ रही है वो मोर देन 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई बाहर आ जाएगी. मोर देन 30 होगा, लेस देन 60 होगा, बट TIR नहीं होगी, तो ये रे आपका बाहर आ जाएगा. तो दोनों के से मतलब तीनों रेज में से सिर्फ J रे में हुई है TIR एक सरफेस पे, AB सरफेस पे. A rectangular glass block of refractive index 1.5, mu is given as 1.5, has an air bubble trapped inside it. This is shown air bubble inside the slab. When seen from the surface AB, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं AB से, it appears to be 4 centimeter deep. It means हमें apparent depth given है, apparent depth is given as 4. It appears to का मतलब हमें 4 centimeter depth पे दिखाई दे रहा है. Now in first part calculate the actual depth. तो एक्चुअल डेप्थ का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपके पास, जितनी एपरेंट डेप्थ दी है उसको म्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एपरेंट डेप्थ इनटू म्यू आ जाएगा, तो 4 इंटू म्यू मीन्स 1.5, इट मीन्स 6 सेंटीमीटर आपके पास एक्चुअल डेप्थ आ जाएगा. एक्चुअल 6 है लेकिन हमें दिखाई 4 पर दे रहा है. नाउ इन बी पार्ट
For which color of light, blue or yellow, the apparent depth will be greater. अब apparent depth के लिए यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि म्यू जो आता है येलो कलर के लिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो हमारा लेस होता है जो हमारा म्यू ब्लू कलर के लिए आता है। तो क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, इसलिए इस केस में येलो कलर के लिए apparent depth जो होगी विल बी ग्रेटर। तो सेकेंड पार्ट के लिए आंसर इज येलो। नाउ इन सी पार्ट, थर्ड पार्ट, टर्निंग द ग्लास ब्लॉक अपसाइड डाउन, अगर मैंने टर्न मतलब ऊपर नीचे कर दिया, डज नॉट चेंज द अपरेंट डेप्थ ऑफ द एयर ग्लास, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? अपरेंट डेप्थ हमारा म्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो म्यू हमारा चेंज थोड़ी हो रहा है, मटेरियल सेम रह रहा है, ग्लास ही रह रहा है, तो म्यू रिमेन सेम, इसमें चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो सेम है। तो इसलिए ये भी डज नॉट चेंज द अपरेंट डेप्थ उसने पूछा है तो चेंज नहीं होगी, तो हमें इसका आंसर उसमें भी देना है ट्रू फॉल्स में। तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो जाएगी क्योंकि चेंज नहीं हुआ, जहां एयर बबल था वो वहीं पर रहा, मतलब उतनी ही अपरेंट डेप्थ दिखाई देगी। इन थर्ड पार्ट आपका नॉर्मल रे डायग्राम है। कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम के लिए प्रिंसिपल एक्सिस, डॉटेड लाइन आपका F2 रहेगा। ऑब्जेक्ट आपने 2F पे रखना है, सो दिस इज F1, दिस इज 2F1 एग्जैक्टली होना चाहिए, तभी आपकी इमेज प्रॉपर सही पॉइंट पे बनेगी। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F पोजीशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, so this is the position of the object, one ray which is coming parallel to the principal axis will pass through focus, so F2 से होकर it will pass like this. Now second ray which is passing through optical center will go undeviated and it will pass like this, और ये आपका अगर आप स्केल से बनाएंगे तो exactly वहीं आएगा जहां आपका 2F2 है, ये F2 है और वो 2F2 होगा। तो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट AB एंड दिस इज द इमेज A डैश B डैश, और ये सेम साइज की है अगर आपने करेक्ट अप टू द स्केल लेके बनाया है। रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो इमेज आपकी बन रही है, इसमें आपके पास रियल है इमेज, इन्वर्टेड है एंड सेम साइज होता है। Now in B part, how will the size of the image change if we only replace the lens in the above arrangement with the another lens of the greater focal length? Means सब कुछ सेम रह रहा है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इस लेंस की जगह पे हमने फोकल लेंथ ले ली, मीन्स हमारे पास थिन लेंस आ गया, लेंस थिन आने का मतलब हो गया फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई। तो ये फोकल लेंथ अगर हमारी F1 यहाँ पे थी तो ये F1 हमारा थोड़ा दूर हो गया और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं का वहीं है, ऑब्जेक्ट की प्लेस हमने चेंज नहीं करनी, इट मींस ऑब्जेक्ट इज एट ए बी ओनली, और यहां आपका इसका 2F1 आ जाएगा। तो अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपने आप ही चेंज हो गया, अब नाउ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F1 एंड 2F1 एंड यू नो जब ऑब्जेक्ट इनके बीच में होगा तो वहां पर हमारे पास बियॉन्ड 2F इमेज बनेगी, और बियॉन्ड 2F जब इमेज बनेगी तो वो हमेशा मैग्नीफाइड पे आ जाती है। सेम साइज देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए पैरेलल जा रहा है यहां से, अब ये भी हमारा साइज थोड़ा, क्योंकि ये हमारा फोकल कैरेक्टरिस्टिक तो चेंज नहीं होगी, हमारा ये रहेगा और यही चीज आपकी जहां से जाएगी वो आपका सेकंड फोकस है, कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो सकती हैं। फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से गया और ये भी जाएगा, तो ये चीज जब आप सीधी लोगे स्ट्रेट लाइन में तो ये आपका 2F2 के बियॉन्ड जाके मीट करेगा, तो ये साइज ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये आपका 2F2 से बियॉन्ड हो गया है, मीन्स आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली वहीं का वहीं आ गया। तो इसकी ये इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है कि आपका ऑब्जेक्ट वहीं है, साइज वही है लेकिन अब साइज इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपको पता है इस केस में मैग्नीफाइड इमेज है, तो A डैश B डैश हमारा मैग्नीफाइड हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि मैग्नीफाइड हो गया, सेकेंड पार्ट के लिए सेम साइज नहीं रहा। Now in question number 5, first part from the lens formula. An object is placed in front of a concave lens at a distance 45 centimeter. Object is placed. It means U is equal to, और concave है वैसे भी ऑब्जेक्ट तो दोनों में ही माइनस का रहता है, तो नेगेटिव 45 आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर। इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो V इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव है तो सब कुछ नेगेटिव होता है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, तो आंसर भी फोकल लेंथ का नेगेटिव में ही आना चाहिए। अब इसको हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इज -30 माइनस 1/u इज -45 इज इक्वल टू 1/f। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक में अगर आपको साइन इजी लेना है तो माइनस आ गया, यहाँ पर +45 आ गया। एलसीएम इज 90, सो हियर इट इज -3 and here it is 2, means -1/90 centimeter. So this is the answer for 1/f. So f is equal to -90 centimeter is the focal length of this concave lens. Coming to second part,
एज यू कैन सी हमारा स्पेसिमेन पेपर का पैटर्न एग्जैक्टली फॉलो हुआ है। पहले दोनों क्वेश्चन लाइट से ही हैं, मैं साथ साथ पेपर कंक्लूड भी करते जाऊंगी। अगर आपको पेपर पैटर्न पता है, जैसे मैं उस टाइम बनाती हूँ तो आप सब कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो कि नहीं होता, ऐसा नहीं है, फॉलो नहीं होता। अब हो रहा है ना, यहाँ पर सेम दोनों पैरेलल रेज आ रही हैं, बट फॉर सम रीजन इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होने के बावजूद भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट गिवन है। 35 एंड 35 दोनों के केस में angle of incidence is 35. This is ray PQ, incident ray, and here this is RS. These two are incident ray. Angle of incidence same है, but अंदर जाने में ग्लास ब्लॉक पे इसका R जो है वो कम आ रहा है, मीन्स यहाँ पर ये चीज ऐसे आ रही है, ये आ रहा है। और सेकेंड केस में आपका R उससे भी कम आ रहा है, ये बिल्कुल ही क्लोज आ गई है इसके। अब हमें दोनों रेस को एक तो कंप्लीट करके डायग्राम हम बना पाएंगे पूरी तरह से। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। व्हिच ऑफ दीज टू रेज विल हैव ग्रेटर लेटर डिस्प्लेसमेंट ऑन इमर्जिंग आउट ऑफ द ब्लॉक। तो अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो जब बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद आपको पता है रेयर मीडियम में जाने पर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आएगा। और जो हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से देखनी है, जो आपका ये रे पैरेलल आ रहा है इसके साथ। सिमिलरली यहाँ पर भी नॉर्मल से इसने भी अवे जाना है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम इससे देखेंगे, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड। तो नाउ यू कैन इजीली सी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस केस में ज्यादा आ रही है, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारी ज्यादा आ रही है। तो हैव ग्रेटर लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑन इमर्जिंग आउट ऑफ द ब्लॉक, तो आपका ए पार्ट का आंसर आ रहा है आर एस रे। आर एस में एज यू कैन सी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। इन बी पार्ट ट्रेवल विद ग्रेटर स्पीड इन द ब्लॉक। अब ग्रेटर स्पीड किस में हो जाएगी, जिसमें हमारी लेस बेंडिंग हुई है। एज यू कैन सी यहाँ का अगर हम इसको R1 भी मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, तो R2 की वैल्यू उससे तो बड़ी है, तो R2 इज ग्रेटर देन R1, यानी कि इसकी बेंडिंग कम है, यानी कि स्पीड यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। तो ग्रेटर स्पीड बिकॉज ऑफ लेस बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल इज ऑफ रे PQ आ जाएगा यहाँ पे। नाउ थर्ड है स्कैटर मोर इन द एटमॉस्फेयर। तो अब स्कैटरिंग किसमें ज्यादा हो रही है, जिसका वेवलेंथ इनमें से कम होगा। तो वेवलेंथ कम जो आ रहा है वो PQ के लिए आ रहा है, तो इसमें स्कैटर मोर जो करेगा एटमॉस्फेयर में वो हम PQ के लिए लेंगे। थर्ड पार्ट आपका ओरल क्वेश्चन है, नेम द रेडिएशंस। इसमें कुछ लिखना नहीं है। फॉर विच क्वार्ट्ज प्रिज्म इज यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रम। तो आपको पता ही है क्वार्ट्ज का वर्ड ही हमारे लिए कहाँ होता है, यूवी रेडिएशंस के लिए। तो द फर्स्ट आंसर इज यूवी रेडिएशन। इन सेकेंड पार्ट विच आर यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस। तो इसी का फर्स्ट है, ए के अंदर ही है ये, इसी का फर्स्ट, इसी का सेकेंड और थर्ड। नंबरिंग आपके पेपर में भी करेक्ट होनी चाहिए। विच आर यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस, तो आपका यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशंस आ जाएगा। थर्ड इज विच आर यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स इन इंडिया। तो ट्रैफिक सिग्नल में आपको पता है रेड, ग्रीन और येलो लाइट्स होती हैं। ऑल दीज बिलोंग टू कौन सी रेडिएशंस हो गई, दीज आर विजिबल रेडिएशंस। अब ये नहीं कह सकते कि इनका यूज हमारे सिलेबस में नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल्स तो हम डेली देखते हैं। नेम वन प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो 5 दी हुई हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। दे नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, या देयर स्पीड इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, या फिर डिफ्लेक्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, नहीं, वो सब आप कोई भी पॉइंट उसके अंदर दे सकते हैं। Coming to question number 6, Akash takes a uniform meter scale. Thank God इस बार uniform आया है, and suspends a weight of 2 Newton at one end. तो एक end X है जिसपे 2 न्यूटन का वेट है, and a weight of 5 Newton on other end Y. तो दूसरा end Y है जिस पर 5 न्यूटन का वेट हैंग है। He then balances the ruler horizontally on a knife edge placed at 70 centimeter. तो 70 सेंटीमीटर पे हमने नाइफ एज रखा है, लेकिन वो फ्रॉम एक्स है, तो हमारा फलक्रम यहाँ है। ये डिस्टेंस हमें डायरेक्टली गिवन है, दिस इज 70 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो दूसरे एंड से ऑटोमेटिकली 100 का मीटर स्क्वायर नॉर्मल वाला है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। देन balances the ruler horizontally on a knife edge placed at 70 centimeter from x. Draw a diagram of the arrangement and calculate the weight of the ruler. और weight आपको पता है कि हमेशा ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि 50 पे आएगा, तो इस पॉइंट पे आपका वेट है। अब देखनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन ये अगर हमारा फलक्रम है, इट मीन्स यहाँ फलक्रम से ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला हो जाएगा आपके पास क्लॉकवाइज। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट आपने लेना है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास 2 आ रहे हैं,
एफ इसका आ रहा है 2 इंटू डी इसका आ जाएगा, पूरा फुलक्रम से डी उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है 70, ये आ गया। प्लस यहाँ से जब हम वेट ले रहे हैं, वेट हमें नहीं पता, लेकिन इसके साथ का जो डिस्टेंस है वो हमें पता है। अगर ये 70 है और ये 50 पे, तो इट मीन ये 20 आ गया, तो 20 इंटू डब्ल्यू। और क्लॉकवाइज के लिए लेंगे तो 30 उस साइड में है और उसका एफ है 5, तो इट मीन्स आपके पास 20 डब्ल्यू इज इक्वल टू 150 माइनस 140, इट मीन्स यहाँ पर 10 आ गया, तो 20 डब्ल्यू इज इक्वल टू 10, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 अपॉन 20, इट मीन्स 0.5। और यूनिट हमारे को सारे इसके अंदर न्यूटन में दिए हैं, तो यहाँ भी हमने न्यूटन में लेना है, यूनिट जरूर लगाना ही लगाना है। इन सेकेंड पार्ट हेयर 3 लीवर्स आर गिवन, इक्वल लेंथ के हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि तीनों में आपके पास वैसे तो पैरेलल है, बस फल्क्रम की पोजीशन चेंज हो रही है। इट इज हेयर, इसमें सेंटर में है और इसमें इस तरफ जा रहा है। अब लोड हमारा अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, वैसे इनको पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहिए था, लेकिन मेंशन नहीं है, तो हम उसको लोड और इसको एफर्ट मान के चल रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, विच क्लास ऑफ लीवर डू दिस बिलोंग टू, तो ये तो आपको क्लियरली पता चल रहा है, क्योंकि चाहे हम फल्क्रम की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, बट इट इज इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट ऑल द टाइम। सो इट मीन्स यहाँ पर आपके पास पहले क्लास में आ जाएगा कि क्लास 1 को बिलोंग कर रहा है। इन बी पार्ट अमंग दीज विच वन विल हैव मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी हमें अलग से दी नहीं है, तो एम में उतना ही है जितना वी आर है। वी आर का आंसर हम कैसे लेते हैं, डीई अपॉन डीएल, यानी जिसमें हमारा डीई ग्रेटर हो जाएगा। तो अगर डीई ग्रेटर देन डीएल हो जाएगा, तो एम में हमारा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो डीई ग्रेटर देन डीएल किसमें है, ये वाला आपको दिख रहा है, दिस डी इज ग्रेटर और डीएल इज लेस, तो इट मीन्स हमारा एक्स वाला जो आंसर है वो इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। जस्टिफिकेशन के लिए आप थोड़ा सा यही वाला कॉन्सेप्ट रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6 भी जैसा प्रिडिक्ट हुआ था स्पेसिमेन पेपर में, पूरा का पूरा यूनिट 1 से ही है। क्वेश्चन नंबर 7 भी साउंड से है अलॉन्ग विथ यूनिट 1, इक्वल पैटर्न जो आपका मार्क का वहां लिया गया था, सेम इक्वल वही यहाँ पर लिया गया है। तो आपका ये वाला डाउट तो क्लियर होगा कि तो कौन से स्पेसिमेन पेपर हमें इसीलिए देती है कि हम उससे रेफर कर सके कि क्वेश्चन किस चैप्टर से आने वाला है, ये नहीं कि क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। हालांकि फिर भी क्वेश्चंस भी आप देखोगे तो काफी हद तक सेम है, क्योंकि लाइट ही लिया है, लाइट के बाद ये आ गया आपका, अच्छा इसी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही क्वेश्चन है। दिस हाइट इज गिवन एज 3 मीटर इस टोटल में, और ऊपर वाली तो हमने निकालनी है। नाउ रिचा यहाँ पर है, रिचा का वेट जो है वो आपको 40 kgf दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर मास इसका 40 kg ले लेंगे। लीव्स पॉइंट पी ऑन हर, या पी पॉइंट से ऊपर से नीचे आ रही है स्केटबोर्ड, एंड रिचेस पॉइंट क्यू मतलब ग्राउंड पे आ रही है ऑन द ग्राउंड विद वेलोसिटी इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिचा एट पॉइंट क्यू, तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ है, मास 40 है, वी 10 है, तो आपका ये 20, इट मीन्स 2000 जूल आ जाएगा, या 2 किलो जूल भी आप लिख सकते हैं। इन बी पार्ट द वर्टिकल हाइट ऑफ पॉइंट पी अबव द ग्राउंड, इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट हमने बताना है। आपको पता है जितनी काइनेटिक एनर्जी आई है ये टोटल हमने निकाली है पूरी, इसी के लिए वही हाइट है। तो इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, सो दिस इज 2000 एंड इट इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। अब वैल्यूज को फिल कर देते हैं। m इज 40, g इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h we have to calculate is equal to 2000, it means यहाँ से h का आंसर आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10, 2 zeros कैंसिल हो गई, 4 5 इट मीन्स 5 मीटर। तो टोटल हाइट जो ये है आपके पास आ गई, टोटल h मीन्स 5 मीटर यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद। नाउ इन सी पार्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिचा एट पॉइंट आर, इस पॉइंट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी, एज यू नो मिडिल पॉइंट है तो यहाँ पर काइनेटिक भी होगी पोटेंशियल भी होगी, बिकॉज काइनेटिक वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस पॉइंट, लेकिन हम यहाँ पर पोटेंशियल तो निकाल सकते हैं। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर निकाल लेंगे, इट मीन्स mgh, तो 40 आ गया, g 10 आ गया, और हाइट यहाँ पर 3 गिवन है, इट मीन्स 1200 जूल हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस कर देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी जो उसके पास थी, मीन्स 2000 और माइनस 1200, इट मीन्स 800 जूल आ जाएगा आपके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए आंसर। लेकिन इसमें क्वेश्चन में गिवन है
शी लॉसेस 500 जूल ऑफ एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि आपको पता है हम अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जा रहे हैं और फ्रिक्शन भी है ही ऑब्वियसली वहां पर। तो इसमें टोटल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो बच जाएगी वो कितनी हो गई, दिस इज 800 और माइनस 500 जो उन्होंने बोला फ्रिक्शन में वेस्ट हो गई, तो इट मीन 300 जूल की एनर्जी उसके पास होगी यहाँ पर एज ए, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। So thank you for watching till the end. In my last part, I will upload question number 7, 8 and 9. Thanks.